जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग उस चोट का है जो तब लगती है जब आदमी की जेब पर नहीं, उसकी ईमानदारी पर शक किया जाता है। गरीब आदमी भूखा रह सकता है, तकलीफ सह सकता है, पुराने कपड़े पहन सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी सच्चाई पर उंगली उठा दे तो वो भीतर से टूट जाता है। पुराने समय में जब सरकारी दफ्तरों में हाथ से हिसाब लिखा जाता था, जब रिसीट्स कार्बन पेपर पर बनती थी, जब कैश बुक, लेजर, रजिस्टर और बंधी हुई रसीद पुस्तिकाएं ही पूरा सच मानी जाती थी, तब एक छोटी सी क्लरिकल गलती भी किसी ईमानदार आदमी की पूरी इस्त डुबो सकती थी। उस दौर में न कंप्यूटर था कि तुरंत एंट्री मिल जाए, न मोबाइल था कि उसी समय किसी से कंफर्म कर लो। कागज ही दुनिया था, कागज ही सबूत था, और कागज ही सजा भी बन जाता था। आज का सत्संग साल 2003 की दिल्ली का है। एक साधारण परिवार, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला एक ईमानदार आदमी, घर में जवान बेटी, तय होती सगाई, और उसी बीच गबन का इल्जाम। घर में रोटियां वही थी, आंगन वही था, दीवारें वही थी, लेकिन एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ने पूरे घर का चैन छीन लिया। और फिर बड़े मंदिर में गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, पैसा नहीं, पन्ना गायब है। आइए आज सुनते हैं विमला अवस्थी जी का अपना अनुभव, उन्हीं की जुबानी। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन संगत जी, अगर ये सत्संग आपके दिल को छू रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और फिर नीचे हाइप बटन दबाकर इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। और कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया है, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरा नाम विमला अवस्थी है। मैं मूल रूप से दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की रहने वाली हूँ। आज मेरे पति रिटायर हो चुके हैं, बेटी अपने घर में बहुत सुखी है, बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा है, और हमारे घर में सुबह की शुरुआत गुरुजी स्वरूप के आगे दिया जलाकर होती है। लेकिन मैं जो अनुभव आज सुनाने जा रही हूँ वह उस समय का है जब हमारे घर की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, इज्जत थी, और वही इज्जत एक झटके में हमसे छिनती दिखाई दे रही थी। यह बात साल 2003 की है। मेरे पति शरद अवस्थी दिल्ली जल बोर्ड के एक डिवीजन ऑफिस में बिलिंग और कैश कलेक्शन सेक्शन में क्लर्क थे। उनका काम बहुत बड़ा अफसर वाला नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी का था। कुछ दिन काउंटर पर बैठकर लोगों के बिल जमा करवाना, रिसीप्ट बनाना और दिन के अंत में कैश रजिस्टर टैली करके ट्रेजरी चालान के साथ रकम जमा करवाना, यही उनकी ड्यूटी का मुख्य हिस्सा था। जो लोग सरकारी दफ्तरों को बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि क्लर्क्स बस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उस समय हर एंट्री, हर जमा, हर रिसीप्ट, हर इनिशियल कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती थी। मेरे पति बहुत सीधे और सिद्धांत वाले आदमी थे। घर में बच्चों को हमेशा यही सिखाते थे कि गरीब रह लेना, लेकिन बेईमान मत बनना। कई बार तो मैं मजाक में कहती थी, तुम अपनी सच्चाई से घर नहीं चलाओगे। वे हंसकर कहते थे, घर देर से चलेगा पर झुककर नहीं चलेगा। उस समय मुझे क्या पता था कि यही बात एक दिन हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। हमारा घर बहुत साधारण था। एक कमरा, एक छोटा सा आंगन, रसोई और ऊपर टीन की ढकी हुई छत। हमारी बड़ी बेटी रचना उस समय 23 साल की थी। उसकी शादी की बातें चल रही थी। एक अच्छा रिश्ता आया था। लड़का LIC में असिस्टेंट था। परिवार सीधा सादा था। बात आगे बढ़ रही थी। घर में कोई बहुत खुला उत्सव नहीं था, लेकिन भीतर ही भीतर एक सुकून था कि चलो बेटी का घर ठीक जगह बस जाएगा। उसी समय अगस्त साल 2003 के अंत में दफ्तर में इंटरनल ऑडिट आया। यह ऑडिट रूटीन था, लेकिन सरकारी दफ्तरों में रूटीन चीजें भी कई बार तूफान बना देती हैं। ऑडिट पार्टी ने पुराने रिसीप्ट बुक्स, कैश रजिस्टर,
डेली डिपॉजिट स्टेटमेंट्स और ट्रेजरी स्लिप्स मिलानी शुरू की। 2 दिन सब ठीक चला। तीसरे दिन दोपहर को मेरे पति के सेक्शन ऑफिसर ने उन्हें भीतर बुलाया। बाहर आने पर उनका चेहरा बदला हुआ था। शाम को वे सामान्य समय से देर से घर आए। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने पहले कहा, कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी बता रही थी कि बात बहुत बड़ी है। खाने के बाद जब बच्चे सो गए, तब उन्होंने धीरे धीरे मुझे बताया कि ऑडिट में करीब 18,475 रुपए का मिसमैच निकला है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से वह रकम सिटीजन्स से कलेक्ट हुई थी, रिसीप्ट नंबर्स जारी हुए थे, लेकिन कैश डिपॉजिट समरी में उसका साफ हिसाब नहीं बैठ रहा था। ऑडिट वालों का कहना था कि या तो पैसे जमा नहीं हुए या रिसीप्ट बुक में मैनिपुलेशन हुआ है। मैंने कहा, पर तुमने तो पैसे जमा किए होंगे। मेरे पति ने ऑलमोस्ट चोट खाकर कहा, मैंने एक पैसा नहीं लिया। उनकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। उन्होंने बताया कि जिस रिसीप्ट बुक के काउंटरफॉल्स पर सवाल उठ रहा है, उसके बीच के कुछ पन्ने लेजर बंडल में नहीं मिल रहे। ओरिजिनल रिसीट्स लोगों को दी गईं, लेकिन कार्बन कॉपीज और डिपॉजिट मार्किंग के बीच मिसमैच दिख रहा है। ऑडिट वालों ने इनिशियल सस्पिशन मेरे पति पर डाल दिया, क्योंकि उन डेट्स में काउंटर पर वही बैठे थे। संगत जी, उस रात मेरे पति ने खाना बहुत कम खाया। उन्होंने बार बार एक ही बात कही, मैंने एक पैसा नहीं लिया। मैंने उन्हें दिलासा दिया, लेकिन सच यह है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हाथ से लिखे उन पुराने कागजों के बीच सच कैसे निकलेगा। अगर फाइल कह दे कि कमी है, तो आदमी अपनी ईमानदारी कैसे साबित करे? अगले ही हफ्ते बात और बिगड़ गई। मेरे पति को पेंडिंग इंक्वायरी के आधार पर सस्पेंशन दे दिया गया। पूरा वेतन नहीं, केवल सबसिस्टेंस अलाउंस मिलने की बात हुई। दफ्तर के 2-3 लोगों ने चुपचाप सिंपैथी दिखाई, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर सब कागज की भाषा में चल रहा था। घर आते समय पति ने सस्पेंशन लेटर जेब से निकाला और मेज पर रख दिया। मैं उसे पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन उस कागज का बोझ पूरे घर पर उतर गया। संगत जी, घर की आर्थिक तकलीफ एक बात थी, लेकिन उससे भी बड़ा बोझ बदनामी का था। सरकारी दफ्तर में गबन या कैश इरेगुलरिटी का नाम लग जाए तो बात फाइल में नहीं रहती, गलियों तक पहुंच जाती है। 2 ही दिन में मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई धीरे से पूछता, सुना है ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई। कोई कहता, इतने सीधे लगते थे। कोई सिंपैथी के बहाने ताना दे जाता। और इन सब बातों के बीच मेरी बेटी रचना का रिश्ता भी अधर में लटक गया। लड़के वालों ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका आना जाना कम हो गया। एक दिन लड़के की मौसी ने हमारी एक रिश्तेदार से पूछताछ की कि क्या मामला सीरियस है। जब यह बात मेरे कान में पड़ी तो मैं अंदर से कांप गई। मुझे पैसे से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं मेरी बेटी की जिंदगी मेरे पति पर लगे झूठे इल्जाम की वजह से न टूट जाए। मेरे पति उस समय भीतर से बहुत बदल गए थे। जो आदमी पहले शाम को बच्चों से हंसकर बात करता था, अब चुप रहने लगा। खाना खाते खाते रुक जाता। रात को लेटता तो बस छत देखता रहता। एक दिन मैंने उनसे कहा, तुम अपील करो, लड़ो। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, लड़ूंगा किससे? कैश बुक, रिसीप्ट बुक, रजिस्टर, सब मेरे खिलाफ खड़े हैं। आदमी की बात कौन मानता है? उस रात मैं पहली बार गुरुजी स्वरूप के सामने बैठकर बहुत देर तक रोई। मैं पहले भी दिया जलाती थी, लेकिन उस दिन मैंने रोकर कहा, गुरुजी, पैसा हमारा बहुत बड़ा नहीं है, पर इस यही है। अगर ये दाग लग गया तो घर बच भी गया तो क्या बचेगा? मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। मेरे पास कोई सुंदर शब्द नहीं थे, बस मन फटा हुआ था। मेरी दूर की ननद सरोज दीदी बहुत पुरानी संगत थीं। वे हमारे घर आईं और उन्होंने मेरे पति की हालत देखी। मैंने सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने बिना देर किए कहा, चल, इस मंगलवार बड़े मंदिर चलते हैं। मेरे पति पहले तैयार नहीं हुए। वे कहने लगे, अब दफ्तर के हिसाब किताब बड़े मंदिर से थोड़े न निकलेंगे। सरोज दीदी ने बहुत शांत होकर कहा,
दफ्तर का हिसाब दफ्तर में निकलेगा, पर टूटे हुए आदमी का साहस कहाँ से निकलेगा? पहले वह तो लाओ। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। इस चैनल का उद्देश्य केवल कथन, उपदेश या प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि वास्तविक धरातल पर जीवन बदलने वाली सेवा को निरंतर चलाना है। इस समय यहाँ एक निरंतर अन्न सेवा संचालित हो रही है, जिसमें ऐसे जरूरतमंद भाई बहनों, श्रमिक परिवारों और छोटे छोटे मासूम बच्चों तक भोजन पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो कई बार खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। संगत जी, एक प्लेट भोजन किसी के लिए सिर्फ खाना होता है, लेकिन किसी के लिए जीवन की उम्मीद, सुरक्षा और दुआ बन सकता है। अगर आपका हृदय इस सेवा से जुड़ना चाहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस पवित्र कार्य में सहभागिता कर सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा वह पुण्य है जो मनुष्य के कर्म भंडार को उज्ज्वल करता है और अदृश्य संकटों को दूर करता है। किसी के पेट में भोजन पहुंचना मात्र कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचा प्रेम संदेश है। कहते हैं कि सेवा में दिया गया अन्न दुआ बनकर लौटता है और जीवन की राहों को सहज बनाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। आप अपनी भावना के अनुसार सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। शुक्राना, आभार, प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, आखिर मैं और सरोज दीदी बड़े मंदिर गए। संगत जी, उस दिन मेरे कदम भारी थे। मैं कोई चमत्कार मांगने नहीं गई थी। मैं बस इतनी हिम्मत मांगने गई थी कि मेरा घर टूटे नहीं। जब मैं भीतर बैठी, तो मन में बार बार वही रिसीप्ट बुक घूम रही थी, वही मिसिंग अमाउंट, वही सस्पेंशन लेटर, वही बेटी का भविष्य। जब हम आगे बढ़े, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, इतना बोझ क्यों उठाया है? मैं कुछ नहीं बोल पाई। सरोज दीदी ने कहा, घर वाले पर पैसे खाने का इल्जाम लगा है। गुरुजी ने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर बहुत स्पष्ट स्वर में कहा, पैसा नहीं, पन्ना गायब है। संगत जी, मैं वहीं जैसे जम गई। गुरुजी ने आगे कहा, जिस लाल बस्ते में किताबें रखी जाती थीं, वही खुलवाओ। जिल्द फटी है, बीच में पन्ने अटके हैं। आदमी को मत खाओ, कागज देखो। फिर उन्होंने हाथ हिलाया और कहा, और सुन, बेटी का रिश्ता मत तोड़ना। सच देर से निकलेगा, पर निकलेगा। मैं बाहर आई तो मेरे शरीर में जैसे कंपी थी। लाल बस्ता, जिल्द फटी है, बीच में पन्ने अटके हैं, यह कोई सामान्य शब्द नहीं थे। मेरे पति रोज ऑफिस एक पुराना लाल रंग का कैनवस बैग लेकर जाते थे, जिसमें रिसीप्ट बुक्स, रजिस्टर और पेपर्स लाते ले जाते थे। रिसीप्ट बुक्स की हार्ड बाइंडिंग भी कई बार किनारों से खुल जाती थी। मैं घर लौटते ही सब कुछ उन्हें बताने लगी। मेरे पति पहले चुप रहे, फिर बोले, लाल बस्ता तो ऑफिस में इंक्वायरी के बाद से मैंने छुआ तक नहीं। मैंने कहा, तो छुओ। और देखो, अगले दिन वे अपने एक पुराने सहकर्मी मिश्रा जी के साथ ऑफिस गए। ऑफिशियली उन्हें रिकॉर्ड्स फ्रीली देखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इंक्वायरी के लिए उन्हें एक्सप्लेनेशन तैयार करना था, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि रेलेवेंट रिसीप्ट बुक्स और पर्सनल बैग देखने दिए जाएं। बहुत मुश्किल से उन्हें सेक्शन के रिकॉर्ड रूम तक जाने दिया गया। शाम को वे लौटे तो चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक अलग तरह की बेचैनी भी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि लाल कैनवस बैग तो मिल गया, लेकिन उसमें बस कुछ पुराने चैलेंज और कार्बन पेपर्स थे। रेलेवेंट रिसीप्ट बुक भी मिली, लेकिन मिसिंग पेजेस का सीधा हल नहीं मिला। इंक्वायरी क्लर्क ने कह दिया कि अब जो फाइल में नहीं है, उसका क्या करोगे? यह सुनकर मेरे पति फिर टूटते दिखे। पर मैंने पहली बार उन्हें रोका और कहा, गुरुजी ने जिल्द कहा है, सिर्फ बैग नहीं कहा। अगले दिन वे फिर गए।
इस बार उनके साथ वही ओल्ड रिकॉर्ड असिस्टेंट भी था जो ऑफिस में 30 साल से था और बुक्स बाइंडिंग की हालत जानता था। जिस रिसीप्ट बुक पर सवाल था उसकी बाइंडिंग सचमुच एक तरफ से खुली हुई थी। ऊपर से देखने पर सब नॉर्मल लगता था, लेकिन जब उस बूढ़े रिकॉर्ड असिस्टेंट ने उंगली डालकर बाइंडिंग के भीतर की जगह छेड़ी तो अंदर चिपके हुए कार्बन काउंटरफॉल के मुड़े हुए टुकड़े दिखे, जैसे कुछ पन्ने आधे फटकर बुक की स्पाइन और कवर के बीच दब गए हों। संगत जी, मेरे पति ने शाम को आकर जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिसीप्ट बुक के बीच के 2 कार्बन पेजेस हाफ टॉन हालत में जिल्द के भीतर फंसे हुए थे। ह्यूमिडिटी और दबाव की वजह से वे स्पाइन से चिपक गए थे। ऊपर से देखने पर लगता था कि पेजेस मिसिंग हैं, लेकिन वे बीच में दबे हुए थे। जब उन्हें सावधानी से निकाला गया तब उन पर वही रिसीप्ट नंबर्स थे जिनकी वजह से ऑडिट ने रकम गायब मानी थी। लेकिन असली बात अभी बाकी थी। उन कार्बन कॉपीज पर जमा की गई रकम का ब्रेकअप था और उनके साथ ट्रेजरी चालान रेफरेंस नंबर भी पेंसिल से लिखा हुआ था। इंक्वायरी ऑफिसर ने जब डिपॉजिट रजिस्टर से क्रॉस चेक किया तो पता चला कि रकम अलग तारीख के समरी पेज में कैरी फॉरवर्ड होकर दर्ज हुई थी, लेकिन ओरिजिनल कार्बन कॉपीज मिसिंग मान लेने के कारण उसे एम्बेजलमेंट माना जा रहा था। यानी पैसा जमा हुआ था, पर रिसीप्ट बुक के फंसे हुए पन्नों और गलत क्रॉस रेफरेंस के कारण पूरा सस्पिशन मेरे पति पर आ गया था। मेरे पति ने कहा कि जब इंक्वायरी ऑफिसर के सामने वे दबे हुए पन्ने निकले तो कुछ मिनट तक कमरे में कोई बोला ही नहीं। सेक्शन ऑफिसर, जिसने सस्पेंशन की फाइल आगे बढ़ाई थी, उसने भी कहा, यह कैसे रह गया? मेरे पति ने सिर्फ इतना कहा, मैंने पहले दिन से यही कहा था कि मैंने एक पैसा नहीं लिया। संगत जी, अभी मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार सच बाहर आया था। इंक्वायरी ऑफिसर ने सप्लीमेंट्री नोट तैयार किया। डिपॉजिट रिकॉर्ड्स दोबारा मिलाए गए। ट्रेजरी एंट्री वेरीफाई हुई और लगभग 3 हफ्ते बाद मेरे पति को लिखित रूप से यह सूचना मिली कि प्रीम फेसी एम्बेजलमेंट चार्ज स्टैंड नहीं करता और सस्पेंशन रिवोकेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिस दिन यह खबर आई उस दिन मेरे पति घर आकर कुर्सी पर बैठ गए और बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उन्हें इतने वर्षों में बहुत कम रोते देखा था। उन्होंने कहा, विमला, आदमी को भूखा रख लो, लेकिन झूठा मत बना देना। उस दिन मैंने भी बहुत रोया, लेकिन वह रोना हार का नहीं था। बेटी रचना का रिश्ता भी बच गया। लड़के वालों तक पूरी बात पहुंची। पहले वे थोड़ा हिचके, लेकिन जब सस्पेंशन हटने और इंक्वायरी क्लियर होने की खबर आई तो वे खुद घर आए। लड़के के पिता ने मेरे पति से हाथ जोड़कर कहा, हमें बीच में शंका हुई थी, उसके लिए क्षमा कीजिए। मेरे पति ने कोई बड़ा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, शक हालात ने पैदा किया था, यही उनकी महानता थी। रचना की सगाई तय हुई। शादी अगले साल हुई। शादी के दिन जब बारात दरवाजे पर आई तो मेरे पति एक तरफ खड़े थे। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे एक लंबा तूफान निकल चुका हो। मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी, आपने सिर्फ नौकरी नहीं बचाई, आपने बाप का सिर बचाया है। उसके बाद हम पूरे परिवार के साथ बड़े मंदिर गए। जैसे ही हम आगे पहुंचे, गुरुजी ने मेरे पति की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिल गया पन्ना। मेरे पति तुरंत झुक गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने इस्त रख ली। गुरुजी ने बहुत शांत स्वर में कहा, इस्त गई ही कहाँ थी, धूल पड़ी थी, झाड़ दी। संगत जी, यह वाक्य आज भी मेरे मन में चमकता है। इस्त गई ही कहाँ थी, धूल पड़ी थी, झाड़ दी। हम लोग कई बार हालात की धूल को स्थायी दाग समझ लेते हैं, जबकि ऊपर वाला चाहे तो वही धूल हटा भी सकता है। लेकिन उसके लिए आदमी को टूटकर बैठना नहीं, सच्चाई पकड़े रखना होता है। इस पूरे अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहली बात, सच्चा आदमी भी कागजों की गलती में फंस सकता है। दूसरी बात,
हर आरोप सच नहीं होता। तीसरी बात, कठिन समय में घर का एक आदमी अगर टूट जाए तो बाकी घर को उसे संभालना पड़ता है। और चौथी बात, गुरुजी की कृपा कई बार चमत्कार की तरह नहीं, दिशा की तरह आती है। अगर गुरुजी पन्ना न कहते, जिल्द न कहते, लाल बस्ता न कहते, तो हम शायद रिसीप्ट बुक की स्पाइन में कभी देख ही नहीं पाते। आज भी मेरे घर में वह पुरानी रिसीप्ट बुक नहीं है, क्योंकि वह दफ्तर के रिकॉर्ड में गई। लेकिन उस जैसे एक फटे हुए रजिस्टर का कवर मैंने घर में संभाल कर रखा है, ताकि मुझे याद रहे कि सच्चाई कभी कभी ऊपर नहीं, भीतर अटकी होती है। बस उसे सही जगह से खोलना पड़ता है। और संगत जी, मैं यह भी कहूंगी कि उस समय अगर सरोज दीदी हमें बड़े मंदिर न ले जाती, तो शायद हम केवल दफ्तर की बेइंसाफी को कोसते रहते और मेरे पति धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते। संगत बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार गुरुजी खुद नहीं आते, वे किसी अपने को भेजते हैं जो आपका हाथ पकड़कर आपको उठा दे। अब जब भी कोई मेरे पास बैठकर कहता है कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा है, तो मैं उसे दो बातें जरूर कहती हूँ। पहली, जो सच है उसे मजबूती से पकड़ो, बार बार कहो, लेकिन घबराकर बिखरो मत। दूसरी, फाइल को ध्यान से देखो, कई बार सच वहीं छुपा होता है जहां सबने देखना बंद कर दिया हो। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी है, गुरुजी के आगे बैठो, क्योंकि टूटे हुए मन को सबसे पहले सहारा वहीं मिलता है। संगत जी, विमला जी के इस सत्संग से एक बहुत गहरी सीख मिलती है। झूठा इल्जाम केवल अदालत या इंक्वायरी का मामला नहीं होता, वो पूरे परिवार की सांस रोक देता है। लेकिन अगर आदमी सच में साफ है, तो सच को सामने आने में देर हो सकती है, हार नहीं हो सकती। कागज उलझ सकते हैं, एंट्रीज छूट सकती हैं, पन्ने दब सकते हैं, लेकिन सत्य मिटता नहीं। इस सत्संग की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि गुरुजी ने यहां हवा में चमत्कार नहीं किया। उन्होंने दिशा दी, उन्होंने क्लू दिया, उन्होंने टूटे हुए घर को ये समझ दी कि तलाश कहाँ करनी है, और फिर इंसानों ने जाकर वही पन्ना निकाला। यही बात इस अनुभव को और ज्यादा सच्चा और असरदार बनाती है। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी। जहां मुझ पर झूठी धूल पड़े, वहां मेरा सच चमका देना। और इस सत्संग को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो किसी झूठे आरोप, बदनामी, इंक्वायरी या कैरेक्टर डाउट की मार झेल रहा है। हो सकता है यह वीडियो उसे फिर से खड़ा होने की ताकत दे दे। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।